गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टुडे वी विल डू इकोनॉमीज ऑफ स्केल which is known as causes of increasing returns to scale। मीन्स वो कौन से causes हैं जिनकी वजह से एक प्रोड्यूसर को, एक फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट कॉजेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स when scale of production is increased in long run, then per unit cost of production, when scale of production is increased in long run, then per unit cost of production goes on diminishing up to a limit. It is known as economies of scale। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज internal economies of scale and second is external economies of scale। देखिए, जब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज की, सबसे पहले वी नीड टू गिव their meaning। If I explain internal economies of scale in one word, then it will be firm specific। Means internal economies of scale are those economies which are enjoyed by only that firm which increased its scale of production and it is not concerned with other firms। यानी फर्म स्पेसिफिक होती हैं, सिर्फ उसी फर्म को मिलेंगी जो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इसका अदर फर्म से कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फर्म में कुछ नई मशीनें लगाते हो, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी बेटर करते हो, कुछ कमर्शियल फ्रेमवर्क चेंज करते हो, तो जो आपको इकोनॉमीज मिलेंगी वो क्या कहेंगे? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका अदर फॉर्म से कोई कंसर्न, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर मैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं, देन दीज आर industry specific। It means these are enjoyed by all the firms of a particular industry established at one place। तो हम क्या कहेंगे?
External economies are those economies which are enjoyed by all the firms of a particular industry established at one place. These are not concerned to a single firm only. यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टैब्लिश होने से जो इकोनॉमीज मिलेंगी, जैसे एक जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट लगता है तो वहां बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, एलाइड इंडस्ट्रीज, स्किल्ड लेबर, ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें डोर स्टेप पे मिल जाती हैं। उससे सभी फॉर्म्स को क्या मिलेंगी? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो पहले अभी हमने मीनिंग किया इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एक एक वर्ड में डिफाइन करेंगे और मुझे याद रखना है इंटरनल मींस फॉर्म स्पेसिफिक, enjoyed by that firm only which increases its scale of production, not concerned with other firms. Or external economies are those which are industry specific, means due to increase in scale of production all the firms of a particular industry enjoyed all these economies. These are not concerned with a single firm only. अब बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज के टाइप्स की। देखिए जरा, now talking about types of internal economies जी। फर्स्ट इज टेक्निकल इकोनॉमीज। कि when a firm increases its scale of production, when a firm increases its scale of production, then it can use better technology, and due to better technology its cost of production goes on diminishing। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? धीरे 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 कम होने लग जाती है। क्यों? देखिए, अ फर्म कैन एंजॉय two types of technical economies. First, economies of increased dimension, use of byproduct। अब देखिए, जब हम बात करते हैं टेक्निकल इकोनॉमीज की, तो हमने कहा कि जैसे जैसे फर्म अपना साइज बढ़ाती है तो बेटर टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन, इन सब चीजों का यूज कर सकती है। इसके साथ ये दो टेक्निकल इकोनॉमीज हो। इंक्रीज डायमेंशन मींस बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि हाउ इंक्रीज डायमेंशन इज टेक्निकल इकोनॉमीज। देखिए, एक गांव में सिर्फ 12th क्लास तक का स्कूल था, कोई कॉलेज नहीं था। पहले नॉर्मल से टाइम में लोग 12th तक पढ़ते, फौज या पुलिस में नौकरियां कर लेते, खेती बाड़ी कर लेते, यहीं तक खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, अब कुछ 10-12 साल पहले बच्चे पढ़ने लगे, मीडिया, टीवी, ये सब असर आया, तो पेरेंट्स को लगा कि अब हमारे बच्चों को कॉलेज भी जाना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन थी, टेम्पो, 3 व्हीलर चलते थे, उसमें बच्चों को भेजना सेफ नहीं था। तो गांव के सरपंच ने सोचा कि तू एक बस चला दे जो
गांव से शहर तक छोड़े बच्चों को, शहर से गांव तक। एक तो बंधी हुई सवारियां मिल जाएंगी, दूसरा फिर और जो लोग शहर जाने लगेंगे और चक्कर लगेंगे, तेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चल जाएगा। अब उसने जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने पे ये पाया कि बस में तो 45 पैसेंजर आते हैं, लेकिन इस साल जितने बच्चों ने 12th पास की है, दीज आर मोर देन 60। अब ऐसी सिचुएशन में दो बस का उसके पास बजट नहीं था, और एक बस वो डालता तो कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, यानी दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो अब उसे किसी ने सलाह दी, उन्हीं 12th क्लास के किसी बच्चे ने जिसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ी हुई थी, कि सरपंच जी आप एक काम कीजिए, डबल डेकर बस बनवा लीजिए, 2 छत वाली, जिसमें एक फ्लोर पे पैसेंजर बैठते हैं, सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं। इट इज इंक्रीज डायमेंशन, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। सवारी 45 नीचे, 35 तो ऊपर बैठेंगी, कितनी हो जाएंगी? 80 पैसेंजर्स। पैसा आपका एक बस से जरा सा ज्यादा लगेगा, एक ही ड्राइवर, एक ही कंडक्टर, उसी सैलरी में यू कैन कैरी मोर देन 1 bus passengers, and you will get technical economies of increased dimension। इसी तरह से जब एक फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो वो क्या करती है, उसी बिल्डिंग पे और फ्लोर्स बना लेती है। जो बहुत हैवी काम है वो ग्राउंड फ्लोर पे, उससे हल्का फर्स्ट फ्लोर पे, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैनेजरियल वर्क है, वो सब टॉप फ्लोर पे ले जाती है। तो उसे बार बार बिल्डिंग के लिए लैंड का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। दूसरा क्या है कि व्हेन फॉर्म बिकम टेक्निकली साउंड, इट कैन यूज इट्स बाय प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, शूज बनाने वाली फर्म लेदर के बचे हुए टुकड़ों से क्या कर सकती है, छोटे बच्चों के वो बना सकती है, पर्सेस बना सकती है, बेल्ट्स बना सकती है। यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट, इट ऑल्सो इंक्रीज आउटपुट एंड डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? टेक्निकल इकोनॉमीज है। सेकेंड इज मैनेजरियल इकोनॉमीज। अब मैनेजरियल इकोनॉमीज कैसे? देखिए, when firm increases its scale of production, it can employ more efficient, more skilled managers in different departments like sale, purchase, human resource, product orientation। तरह तरह के जो मैनेजर्स लगाएगी, they will be more efficient, more skilled, more experienced, then they will supervise their departments very well. It cause decrease in cost of production of the firm and increase in level of output. Means firm will enjoy increasing returns to scale as well as economies of scale due to एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर्स। क्योंकि जब फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो बजट बढ़ेगा, उनकी सैलरी अफोर्ड कर सकती है। पर ऐसा नहीं कि सैलरी पॉकेट से देनी पड़ेगी। जब वो स्किल्ड है, एफिशिएंट है, वो प्रोडक्टिविटी को अपनी पेमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड इज commercial economies। It means economies of sale and purchase। When a firm increases its scale of production, then it can get some commercial economies also। अब commercial economies क्या है बेटा? Like when firm increases its scale of production, it can open factory outlets। अब फैक्ट्री आउटलेट्स अगर खोलेगी तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, इन सब के जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे।
प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा जाएगा, सेल बढ़ेगी, सेल से रेवेन्यू बढ़ेगी, फर्म की आउटपुट की जो कॉस्ट आ रही है वो जल्दी जल्दी रिकवर होगी एंड फर्म विल गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके साथ साथ जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्च है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्म की गुडविल बढ़ती है तो इससे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम करेगी उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोका कोला एक दिन ऐड चलाने का 1 करोड़ रुपया टीवी को देती है और पर डे 1 करोड़ बॉटल्स जो है उसकी सेल होती हैं। ज्यादा नहीं है 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, हैरान मत हो वैसे देख के। पर बॉटल कितना पैसा आया? 1 रुपया। अगर प्रोडक्शन बढ़ा के 2 करोड़ बोतल रोज का मार्केट में डालने लगे तो पर यूनिट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 50 पैसा। These are commercial economies. So when firm increases its scale of production, it can open factory outlet, it can appoint its distributors, dealers, retailers. अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप लिबर्टी के शोरूम में जाते हैं तो पहली बात, लिबर्टी का शोरूम खुला कैसे कि लिबर्टी ने पहले अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ाया, इतनी रेंज बनाई, बॉयज की, गर्ल्स की, किड्स की, उसमें शूज, सैंडल, स्लीपर्स, चप्पलें, एक वास्ट रेंज बनाई, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया कि इसके थ्रू एक इंडिपेंडेंट शोरूम एस्टैब्लिश हो सके। अब फर्म को क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी? आप जब लिबर्टी के शोरूम में एंटर करेंगे तो नंबर 1 आपकी प्रेफरेंस लिबर्टी होगी। सिर्फ डिजाइन आप एक्सेप्ट वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब चीजें तो पहले से डिजाइंड है कि पर्सन अगर शोरूम में आ गया तो वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। दैट इज कमर्शियल इकोनॉमीज। ये तभी पॉसिबल है व्हेन फर्म इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अब जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज की, देखिए व्हेन फर्म इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इट्स गुडविल, इट्स क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज इन द इकोनॉमी। जब फर्म का स्केल बढ़ेगा, उसका नाम बढ़ेगा, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, उसकी गुडविल बढ़ेगी। इन दिस सिचुएशन फर्म कैन गेट लोन्स इजीली एंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक छोटी फर्म है जिसे एक लोन लेने के लिए कई दिन घूमना पड़ता है, हजारों रुपए की चप्पलें घिसानी पड़ती हैं, तरह तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। रादर एक डेवलप फर्म है जिसके एक फोन कॉल पे उसको लोन मिल सकता है, एक फोन कॉल पे उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। बल्क में रॉ मटेरियल लेता है, उसको लंबी क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है, उसको सस्ता रॉ मटेरियल मिल सकता है। दोज आर नोन एज फाइनेंशियल इकोनॉमीज। And a firm which increases its scale of production can enjoy financial economies. Small firm को ये financial economies नहीं मिलेंगी। Next is E, economies of risk bearing। अब रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज क्या है कि व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इट्स रिस्क बियरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। कि जब फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो इसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मोर रिस्क मोर गेन। रिस्क कैसा कि फर्म प्रोडक्ट की नई रेंज लॉन्च कर सकती है, तरह तरह के सेलिंग मेथड्स अडॉप्ट कर सकती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर सकती है। इफ ऑल दीज बिकम फेवरेबल टू द फर्म, देन फर्म विल एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ रिस्क बियरिंग। दीज आर द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, types of
एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, external economies are of generally three types. First, economies of concentration. Concentration means when most of the firms establish at one place, then they enjoy external economies of concentration. Concentration मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज का ध्यान उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेट पे कंसंट्रेट हो जाता है, जिससे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट, अब देखिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज के इसके कंसंट्रेशन के पॉइंट, चीपर रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्लेस पे एस्टेब्लिश हो जाती है तो वहां पे रॉ मटेरियल के सोर्सेस, इक्विपमेंट के सोर्सेस ऑटोमेटिकली उस जगह पे कंसंट्रेट करते हैं और ये चीजें आपको डोर स्टेप पे सस्ती मिलनी शुरू हो जाती हैं। एक फर्म को नहीं मिलेगी बेटा, सभी को मिलेगी। दैट्स व्हाई इट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकेंड, आपको क्या मिलेगा? टेक्निकल इकोनॉमीज। अब टेक्निकल इकोनॉमीज कैसे? मैंने फॉर्म में मशीनें लगा रखी हैं, कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्म्स आ जाएंगी, एएमसी करवा लो। एएमसी मींस एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सस्ते में हो जाएगा। आई कैन अफोर्ड द टेक्नोलॉजी एट लोएस्ट प्राइस, और एक्सपर्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो मेरी मशीनरी को, मेरे टेक्निकल सेटअप को वेल मेंटेन कर सकेंगे, and all the firms will get technical economies. Next is development or availability of skilled labor. जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे लेबर कैसे मिलेगी? क्योंकि जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो लेबर को भी पता लग जाएगा कि इस तरह के स्किल की जो जॉब है वो वहां मिलेगी। यानी यू कैन मेक अपॉइंटमेंट एट फैक्ट्री गेट। आप सिर्फ गेट पे लिखिए कि वेकेंट, सच टाइप ऑफ पोस्ट आर वेकेंट, तो जो वहां से रोज हजारों लेबर आपकी फैक्ट्री के सामने से जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक नहीं है, हजारों हैं। जो भी डिससेटिस्फाई होगा आपका दरवाजा खटखटाएगा। अगर आपके लिए फेवरेबल है तो उसको रख लीजिए। आपका ये जो तरह तरह का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, निकालना, जॉब्स निकालना, फॉर्म्स की स्क्रूटनी करना, फिर रिटन टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, मेडिकल टेस्ट लेना, ये सब बीच में से ओमिट हो जाएगा। डायरेक्टली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उठा सकते हैं। इसी तरह से लेबर प्रोवाइडिंग एजेंसीज भी वहां पे आ जाएंगी, वो अपने आप आपको लेबर प्रोवाइड करेंगी, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगी, आपका रिस्क मिनिमाइज करेंगी, आपके एफर्ट्स मिनिमाइज करेंगी, और आपको अपने आप जो है लेबर मिलनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अब आगे चलते हैं, और क्या मिलेगा इसके साथ साथ? एलाइड इंडस्ट्रीज, यानी आपको हेल्प करने वाली इंडस्ट्रीज अपने आप वहां पे आ जाएंगी ड्यू टू कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नट बोल्ट की फैक्ट्री लगाते हैं तो थ्रेड कटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और तरह तरह के पॉलिशिंग, ये सब फॉर्म्स वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएंगी। हम अपना काम उनको बांट देंगे और आराम से अपना मेन वर्क पे फोकस करेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट,
banking, insurance, all these facilities we will get due to concentration. जब एक जगह इंडस्ट्रियल स्टेट एस्टेब्लिश होगा तो ये सब चीजें अपने आप हमारे पास आ जाएंगी एंड वी विल गेट बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सब आपको आपके डोर स्टेप पे मिलना शुरू हो जाएगा एंड दीज आर नोन एज इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। अब सेकंड पे चलते हैं, जस्ट चेंजिंग द पेज, वेट फॉर अ व्हाइल। Next is second. Second is economies of इंफॉर्मेशन। देखिए जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, given a lot of firm established at one place, then some cooperative activities become possible. एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, आपस में आइडियाज एक्सचेंज होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, टेक्नोलॉजिकल स्किल और डेवलपमेंट का एक्सचेंज होगा एंड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लिंक्स एस्टैब्लिश होंगे। क्योंकि जहां चार लोग इकट्ठे होते हैं वहां बातें होना जरूरी है, आइडियाज का एक्सचेंज होगा, कुछ कोलैबोरेशंस होंगी, किसी तरह का कलेक्ट्रल बनेगा, कुछ चीजें पॉसिबल होंगी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगी और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट, थर्ड और लास्ट एक्सटर्नल इकोनॉमीज इज इकोनॉमीज ऑफ disintegration. It means when scale of production increases at one place, then big firms divide the work to the small firms also. For example, एक शर्ट मेकिंग इंडस्ट्री है, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, एक जगह पे पूरा इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वो छोटे छोटे काम एलाइड इंडस्ट्री से लेना शुरू कर देती है, काम को डिवाइड कर देती है। भाई शर्ट बनाने वाली है, वो शर्ट सिलने पे ही अपना कंसंट्रेट करेगी, बटन लगाना, पैकिंग करना, कुछ ब्लीच वर्क करना कैन बी गेट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स, और इतना टाइम बचेगा, स्पेशलाइजेशन हो सकता है, उस स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल कहां पर करेगी, शर्ट सिलने में, ना कि बटन लगाने, पैकिंग करने या कुछ जो दाग लगते हैं उनकी ब्लीचिंग करने पे नहीं लगाएगी, अपना टाइम शर्ट स्टिचिंग पे लगाएगी। और जो छोटी फॉर्म्स हैं दे विल गेट allied work in bulk, they will also enjoy economies, and large firm will also enjoy the economies of scale. So dear students, these were the economies of scale. अब जो next हम कर रहे हैं that is its vice versa. अब vice versa क्या है? These are known as diseconomies of scale. अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं। दीज आर द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब शायद कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा कि कल मैंने एक छोटी सी लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक की थी, पहले नंबर पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स किया, दूसरे पे डिमिनिशिंग आ गया, जबकि कांस्टेंट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कॉजेज एक के बाद एक है, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स का है, फिर डिमिनिशिंग का। कांस्टेंट के कॉज को तो हम यूं ही ऐसे ही पार कर देंगे सिर्फ एक लाइन में। देखिए डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक वर्ड है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, एवरीथिंग इज बैड, यानी अति से अमृत भी जहर बन जाता है। सर समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूं कि व्हेन वी एक्सपेंड और स्केल ऑफ प्रोडक्शन मोर देन अ लिमिट, देन सम एक्टिविटीज बिकम नॉन मैनेजेबल, सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
गोज ऑन डिमिनिशिंग, कि जब हम अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करते हैं तो कुछ चीजें नॉन मैनेजेबल हो जाती हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। और हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज अ यूनिवर्सल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये तो साहब ए से लेके जेड तक अगर कोई भी दुनिया की एक्टिविटी है वहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो आएगा ही आएगा। आप किसी भी चीज को डेप्थ में जाके एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, इंटरेस्ट डिक्लाइन करेगा, दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड इट इज ड्यू टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और यही जो इकोनॉमीज हैं ये एक लेवल पे जाके क्या बन जाएंगी, डिसइकोनॉमीज बन जाएगी। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, means these are firm specific and bear by only that firm which increases its scale of production beyond a limit and more than manageable limits। ये बात बोलना बहुत अच्छा रहेगा कि internal diseconomies are faced by, not enjoyed by, faced by only that firm which increases its scale of production more than a limit। और मैं क्या बोलता हूं, beyond manageable limits, मतलब अपनी क्षमता से बाहर, औकात से बाहर जब करेगा तो क्या क्या फेस करेगा, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। हालांकि हम भद्दे वर्ड यूज कर रहे हैं, औकात से बाहर। देखिए, जब हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं तो सबको ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, पर एक लेवल के बाद जब लिमिट्स आ जाती हैं, उस लिमिट के बाद प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो यू हैव टू फेस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको क्या करना पड़ता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस करनी पड़ती है। पर ये उसी फर्म तक लिमिटेड है जो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है। अब सेकंड, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल diseconomies of scale, these are industry specific, means those diseconomies which are faced by all the firms of a particular industry due to excessive increase in industrialization at particular place। अब देखिए, फर्स्ट इंटरनल डिसइकोनॉमीज। अब हम वही इकोनॉमीज हैं जो डिसइकोनॉमीज बन जाएंगी। फर्स्ट, टेक्निकल डिसइकोनॉमीज, कि व्हेन फर्म increases its scale of production beyond a limit, then technology cause diseconomies to the firm। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंप्यूटर से रिलेटेड फर्म है जिसमें हम वेरियस काइंड्स ऑफ आइडियाज जो हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप करते हैं, और जिसकी वजह से हमको पैसा मिलता है। लेट आई हैव 100 कंप्यूटर्स इन माय लैब। अब रोज एक दो खराब होते थे। मैंने क्या सोचा कि कुछ फर्म से हम एएमसी का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब टेंडर मंगवाए गए, सबसे सस्ती फर्म ने 2500 पर कंप्यूटर पर एनम जो है हमको ऑफर दिया, यानी 100 कंप्यूटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उस साल में केवल 50 कंप्यूटर्स ही खराब हुए, 50 में कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमने पे किए थे 2.5 लाख, बट वी गॉट द वर्क ऑफ ओनली 1.25 lakhs। तो ये क्या बन गई, डिसइकोनॉमीज। ऐसे ही जब फर्म बहुत बड़ा स्केल ऑफ प्रोडक्शन करती है तो उसकी मशीन्स, उनके मेंटेनेंस, उनका डेप्रिसिएशन,
wear and tear become burden and sometimes it create diseconomies of scale. अब आगे चलते हैं. सेकेंड इज मैनेजीरियल. अब मैनेजीरियल की बात करते हैं. मैनेजीरियल diseconomies means when firm employ or appoint very efficient and skilled managers, then firm have to give them various kind of emoluments like car, free accommodation and various type, जो फर्म के ऊपर क्या बन जाता है, बर्डन बन जाता है एंड इट प्रूव डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब जैसे बाहर बेचना है, फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी, इकोनॉमी में नहीं मानेगा, उसको फर्स्ट क्लास देनी पड़ेगी, उसे 5 स्टार होटल में ठहराना पड़ेगा. ये सब क्या है, फर्म पे बर्डन है. जबकि एंटरप्रेन्योर खुद फर्म के एक्सपेंसेस देख के चलेगा, पर आप अपने एम्प्लॉय को कंपेल नहीं कर सकते. ये एक लेवल के बाद क्या बन जाती हैं, डिसइकोनॉमीज. थर्ड, कमर्शियल डिसइकोनॉमीज, कि जब फर्म एक्सपेंड करती है तो एडवर्टाइजमेंट और सेल परचेज के वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं और दे प्रूव्ड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल टू द फर्म. वो फर्म के लिए क्या बन जाती हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बन जाती हैं. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल. फाइनेंशियल diseconomies. Financial diseconomies are those which arises to the firm, which are faced by the firm due to excessive burden of loans. Sometimes firm expand its infrastructure by taking loans to increase in scale of production, but when business activities are not favorable, are not in the favor of firm, मार्केट डाउन है, रिसेशन है, तो इन सब के जो खर्चे होते हैं वो फर्म के लिए क्या प्रूव हो जाते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड लास्ट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ रिस्क बियरिंग. देखो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं मोर रिस्क मोर गेन. उल्टा भी तो हो सकता है, मोर रिस्क मोर पेन. समटाइम्स फर्म बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड लॉन्च दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट कैपेबल टू कैच द मार्केट. कई बार क्या होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से, जब फर्म का सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है और फर्म ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म क्या करती है, कई बार वेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में डाल देती है और उस रिस्क बियरिंग से फर्म को अननेसेसरी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं विच आर प्रूव टू बी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू रिस्क बियरिंग. अब एक्सटर्नल के टाइप, जैसे आपने कहा था पहला इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, अब क्या बन जाएगा, डिसइकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन. देखिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे वेरियस इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने से सबसे पहला लॉस कंसंट्रेशन का ही होना शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स आ गई. पहला बात, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड, इंक्रीज इन रेंट्स ऑफ लैंड, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े पावर कट्स लगने शुरू हो जाएंगे, आपको फिर जनरेटर डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, शॉर्टेज हो जाएगी स्किल्ड लेबर की, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, सब जगह पे जब कंजेशन होनी शुरू होगी तो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज डिले होनी शुरू हो जाएंगी एंड यू हैव टू फेस डिसइकोनॉमीज. पर बेटा इकोनॉमी है, मैंने पहला वर्ड क्या बोला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अति से अमृत भी जहर हो जाता है. ये अति जब होएगी तब कंसंट्रेशन डिसइकोनॉमी बनेगी. वैसे जनरली कंसंट्रेशन प्रोवाइड इकोनॉमीज, लेकिन एक्सेस कंसंट्रेशन जब होनी शुरू हो जाएगी देन यू हैव टू फेस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. फिर सेकंड, डिसइकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन.
अब डिस इकोनॉमी कैसे बेटा? जब आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक साथ एस्टैब्लिश हुए, तो अब एक साथ एस्टैब्लिश होने से आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आपस में एग्रीमेंट किया कि वी विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, और स्टार्टिंग में आपको फायदा हो रहा है क्योंकि आपकी टेक्निकल डेवलपमेंट हो रही है, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, आपकी मार्केट एक्सपेंड हो रही है, बट आफ्टर अ लिमिट वी नीड कंपटीशन इन द मार्केट। आप कोई नई चीज ढूंढ के लाए हैं, बट एज पर एग्रीमेंट आपको वो डिस्कस करनी पड़ेगी, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इकोनॉमी ना बन के क्या बन जाएगी? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बन जाएगी। थर्ड, डिस इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। काम को हिस्सों में बांटना। अब ना मैं आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करके एक छोटी सी एग्जांपल के फॉर्म में एक छोटी सी इंसिडेंट से समझाता हूं। एक शर्ट मेकिंग इंडस्ट्री थी जो बटन स्टिचिंग का काम किसी अदर फर्म से लेती थी, और बटन स्टिचिंग फर्म के पास वर्कलोड इतना हो गया कि उन्होंने ऐसे ही चालू से बटन लगाने शुरू कर दिए। अब मार्केट में शर्ट की फर्म का नाम था, खूब महंगी शर्ट्स बिकती थी, मिनिमम 1,000 से शर्ट स्टार्ट थी, 4,000 5,000 5,000 की शर्ट थी। कस्टमर परचेज कर रहा है और एक धुलाई में देख रहा है 3 बटन टूट गए, किसी के 2 बटन टूट गए, किसी के 4 बटन टूट जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक टाइम आएगा कि फर्म विल लूज इट्स मार्केट, और ये क्या बन जाएगी? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी जब आप डिसइंटीग्रेट करते हो और एक चैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को, तो एक भी पार्ट में होने वाली प्रॉब्लम, होने वाला मिस्टेक, होने वाला डिफेक्ट विल अफेक्ट उस फर्म को इतना ज्यादा नहीं, पेरेंट कंसर्न को नुकसान देगा, जो क्या बन जाएगा? डिस इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अब ये था economies cause of increasing returns to scale, diseconomies cause of disintegration of diminishing returns to scale। अब सर हमने किसको छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो बेटा, constant returns to scale occur when there is counterbalance between economies of scale and diseconomies of scale। समझे? जहां इन दोनों के बीच में काउंटर बैलेंस हो जाता है, ये तीन, दो तो इक्वल टू होता है, थर्ड इक्वालिटी विदाउट एनी कंडीशन। जब ये दोनों एक दूसरे के बीच में इक्वल हो जाती हैं, उतनी इकोनॉमीज मिल रही हैं, उतनी डिस इकोनॉमीज मिल रही हैं, देन वी गेट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यानी कांस्टेंट का कॉज क्या है? उतनी इकोनॉमीज हैं, उतनी डिस इकोनॉमीज हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, एंड यू विल गेट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपके थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, दैट इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने दिया क्यों, और दिया तो बिल्कुल अधूरा सा क्यों दिया। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, बहुत डीप में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन of
डिग्री 1, हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। शो कैसे करते हैं? Q is equals to, Q means output, A L alpha K beta, A L alpha K beta, Q is equals to output or production, A technical coefficient, L labor, K capital, अल्फा एंड बीटा आर, ये टांग लंबी कर दूं इसकी, पैरामीटर्स। अब यहां जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि इन द गिवन सिचुएशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है देन it is showing constant returns to scale. If alpha plus beta is greater than 1, it will show increasing returns to scale, and if alpha plus beta is less than 1, it will show diminishing returns to scale. बेटा इतना ही आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में करना है कि इट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1, या क्या बोलते हैं, इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 विच इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मींस क्या शो करता है? रिटर्न्स टू स्केल शो करता है, जिसकी फॉर्म क्या है? Q इक्वल्स टू ए एल अल्फा के बीटा। ये एक ही जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर टेक्निकल कोफिशिएंट, यानी एक कोफिशिएंट है जो क्या बताता है कि कितना प्रोडक्शन आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला है एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। एल लेबर, के कैपिटल, अल्फा बीटा क्या है? पैरामीटर्स हैं। अगर इन पैरामीटर्स की पावर 1 है, अगर 1 आता तो लीनियर फंक्शन बन जाता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अगर अल्फा प्लस बीटा की पावर 1 से ज्यादा आती है तो क्या शो करता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर 1 से कम आती है तो आप क्या बोलते हो? इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आज के लिए इतना ही काफी। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।